स्वागत है दोस्तों आप सभी का सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में। मैं श्यामकरण IRI न्यू दिल्ली PhD एग्रोनॉमी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो भी बच्चे यूपी कैटेट स्पेशली ये उनके लिए जो यूपी कैटेट बिहार वाले बच्चे जो ICR वाले बच्चे हैं जो भी उन सबको ये एग्रोनॉमी सब्जेक्ट चल रहा है। तो एग्रोनॉमी हमने फर्स्ट लेक्चर आपको अपलोड किया था, वो बेसिक सा लेक्चर था, बिल्कुल थोड़ा सा बताया था हमने। ठीक, ये बेसिकली हिंदी माध्यम में बता रहे हैं, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे आराम से आसानी से पढ़ सकते हैं। कुछ इंग्लिश वाले टर्म भी बोल देंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो बच्चे परेशान हैं और जिनको बहुत सारी समस्याएं कि ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आया एग्रोनॉमी, तो आप एग्रोनॉमी और बॉटनी और फिजियोलॉजी ये सब सब्जेक्ट या सॉइल साइंस जो ये सब्जेक्ट तीनों होते हैं, ये सब इसका एक संग्रहण होता है। तो आप सभी लोग जितने भी बच्चे परेशान हैं यूपी कैडेट के लिए, ICR के लिए, BHO के लिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर्वोत्तम में। तो आप सब लोग आएँ और जल्दी से ज्वाइन करें और लेक्चर को अच्छी तरीके से पढ़ें। चलो हम स्टार्ट करते हैं। इसी के आगे हम देखो बच्चों, आप सभी को बता रहे थे अनाज वाली फसलें, है ना। ये हमने बताया था कि अनाज वाली फसलें क्या होती है। शुरुआत में छोटी छोटी चीज़ें बताई थी कि अनाज क्या होता है ना। अनाज का राजा, अनाजों की रानी, ये सब किंग ऑफ सीरियल, क्वीन वीन वगैरह ये सब बताते। अब हम कुछ अनाजों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, चलो। तो आपको पता है कि अनाजों में जो हमारे यहाँ मेनली आपके सिलेबस में जो ICR में जो भी चीज़ें पढ़ी जाती हैं वो अनाजों में सबसे पहले हम लोग इस तरह से देखेंगे। सबसे पहले हमको अनाज को कौन कौन से पढ़ना है, गेहूँ, या इसको तो इस तरह से बांट लेते हैं अनाजों को कि या तो खरीफ और रबी में, तो ये आसानी से हो जाएगी। ये खरीफ वाली और रबी। कुछ अनाज ऐसे होते हैं जिनको हम लोग जायद में भी बोलते हैं। ठीक, खरीफ, रबी, जायद, ये तीनों अरेबिक वर्ड हैं, आपको अच्छे तरीके से पता। ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं ये, सिंपल सी। अगर इन सबको ऐसे करके पढ़ोगे तो आप आसानी से आपके दिमाग में आ जाएगा। तो खरीफ, रबी और जायद। आपको पता है कि खरीफ वाला खरीफ वाला कहते हैं ये वर्षा ऋतु वाली, है ना, जिन्हें हम लोग बोलते हैं वर्षा ऋतु वाली फसलें। रबी वाली विंटर वाली फसलें बोलते हैं, शरद ऋतु वाली जायद वाली जायद होती हैं, जो समर वाली फसलें बोलते हैं। इनके नाम होते हैं खरीफ, रबी, जायद। जो खरीफ में हमारे अनाज उगाए जाते हैं उनके नाम आपको अच्छे से पता है। ठीक, खरीफ में आपको पता है कि खरीफ में हम लोग सबसे पहले खरीफ की मुख्य फसल जो होती है वो धान होती है ना। कौन सी फसल होती है खरीफ की मुख्य? धान। इसके बाद बाजरा होता है आपका, ठीक, ज्वार। ठीक, धान, बाजरा, ज्वार, ये तीन मुख्य फसल जो होती हैं वो किसकी होती हैं? खरीफ की। ठीक है, बाजरा, ज्वार और धान। उसी प्रकार रबी में अगर हम लोग बात करेंगे तो गेहूँ रबी की फसल है, आपको अच्छी तरीके से पता है। गेहूँ अनाजों में, ठीक, मेन फसल कौन सी है अनाज में? तो आपको तो गेहूँ। दूसरा जौ। ठीक, ये दो फसल जो मेन होती हैं ये होती है आपकी रबी। ठीक, जायद में हम आराम से मक्का को बो सकते हैं। मक्का बेसिकली तीनों ऋतुओं में बोया जाता है, तीनों सीजन में बोया जाता है। ठीक, बेसिकली मक्का जो मेन किसकी आपको पता है, किस ऋतु की फसल है? खरीफ की ऋतु, है ना। और मक्का को तीनों में जायद में भी बो सकते हैं इसको अच्छी तरीके से। इसलिए ये खरीफ रबी वाली इस तरह से हमने फसलों को बांट दिया है अच्छी तरीके से कि ये फसलें होती है। तो आपको पूछे खरीफ वाली मेन फसल, मुख्य फसल कौन सी होती है? धान। रबी वाली कौन सी होती है? गेहूं। ठीक, जायद में हम लोग मक्का बोते हैं अच्छी तरीके से, और भी बहुत सारी पल्सेस क्रॉप बोलते हैं। यहाँ केवल हम लोग अनाजों की बात करें तो केवल अनाज की बात करें। ठीक, तो बच्चों देखो, अब यहाँ से कुछ बातें आपको याद रखें। जितने भी तुम्हारे सभी खरीफ वाली फसल होंगे, जितनी सभी खरीफ वाले जितने भी आप लोग फसल देख रहे हो, ये फसलें होती हैं शॉर्ट डे, क्योंकि इनके पकते समय जो दिन होते हैं वो कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। इसलिए इन्हें कौन से बोलते हैं? शॉर्ट डे प्लांट। सब पूछे जाए निम्नलिखित में शॉर्ट डे कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग द शॉर्ट डे प्लांट? तो आप लोग अच्छे से बता सकते हो, धान, बाजरा, ज्वार। ठीक, लेकिन इसमें से मक्का क्या है? डे न्यूट्रल, अच्छे से पता कि तीनों ऋतु। ठीक, और सभी जो रबी वाले होते हैं, सभी रबी वाले कैसे होते हैं? लॉन्ग डे, दीर्घ दिवस वाले होते हैं, लॉन्ग डे। ठीक, कैसे होते हैं? लॉन्ग डे, शॉर्ट डे, लॉन्ग डे, आपको अच्छे से। उसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं हम लोग डे न्यूट्रल। तो डे न्यूट्रल में कौन सा प्लांट आ जाएगा आपको? मक्का। ये अनाजों की केवल बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ से सिंपल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। सभी खरीफ वाले जितने होते हैं वो शॉर्ट डे होते हैं, सिंपल, और रबी वाले होते हैं लॉन्ग डे होते हैं। ठीक, क्यों होते हैं आपको अच्छे से पता कि खरीफ वाले को जब बोते हैं तो इस समय दिन तो बड़े होते हैं, लेकिन जब परिपक्व होते हैं तो क्या होते हैं? दिन छोटे होते हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं, ये परिपक्व इस समय होते हैं जब दिन छोटे होते हैं ना, इसलिए डे न्यूट्रल प्लांट बोलते हैं इनको। ठीक है, अब ये भी पता खरीफ की मुख्य फसल कौन सी है? खरीफ की मुख्य फसल, ठीक, आपको पता धान खरीफ की। और रबी की मुख्य फसल कौन सी है? तो आपको पता गेहूँ। ठीक, ये बातें सबको पता होंगी और पता होने भी चाहिए। सिंपल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते इस तरह। ठीक, उसी प्रकार और इसके बारे में हम लोग पढ़ें कि इसमें से देखो कौन C3 पौधे हैं,
ठीक। C3 पौधों के नाम आपको अच्छी तरीके से पता, जिसमें से आपको धान, गेहूं और जौ, ये देख रहे हो आप लोग C3, तो हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं धान, गेहूं और जौ, ये कैसे हैं C3, ठीक। C3 क्यों कहते हैं आपको अच्छे से पता, ठीक। इसमें C3 केल्विन साइकिल जब चलता है तो आपको पता है 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट बनता है, जैसे बोलते हैं PGA, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ PGA, ठीक, फॉस्फोग्लिसरेट एसिड होता है, तो इसलिए C3 पौधे बोलते हैं इनको, ठीक। जनरली आपको फाइंड करना तो शॉर्ट पत्तियां होती हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, उन्हें C3 बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, ठीक। आपको ये PGA पता होना चाहिए, ठीक। उसी प्रकार देखो C4 पौधे, इसमें पता होना चाहिए कौन कौन से अनाजों में, ठीक। तो अनाज में आपको पता C4 पौधों में देखते हैं हम लोग, ज्वार है जो बड़े लंबे ज्वार, ठीक, मक्का, ठीक, ये कैसे हैं C4 पौधे, बाजरा, ठीक, C4 पौधे हैं, ठीक, ज्वार, मक्का, बाजरा, और इसमें गन्ना भी होता है। गन्ना चूंकि हम लोग अनाजों में नहीं रखते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पौधे। तो इतनी बातें आप लोग सब नोट कर लेना, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल सी चीज़ें ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो खरीफ, रबी और जायद की कौन सी अनाज वाली फसल होती है हमने ये देखा है अभी, और कौन से C3 पौधे होते हैं और कौन से C4 पौधे होते हैं, ठीक। C4 पौधों का फर्स्ट फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट आपको याद रखना, ऑक्जेलिक एसिड जैसे आप लोग बोलते हैं, है ना, और इसके बाद C3 पौधों का PGA होता है। ये सिंपल सी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लेना सब लोग, ठीक है। ये सब चीज़ें नोट करते जाना, और इसमें ऑफलाइन क्लासेस चल रहे हैं सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में, तो आप लोग बढ़िया तरीके से आइए, पढ़िए और आराम से सिलेक्शन लीजिए यूनिवर्सिटियों, BSc एग्रीकल्चर करिए यूनिवर्सिटियों से, तो फिर इसके बाद जो है आपको और अच्छे से मजा आएगा पढ़ने में। चलो, तो हमने ये देख लिया, और इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ अनाजों में और कुछ बातें देखते हैं। अनाजों में जो जीन होते हैं उनके नाम हम लोग कुछ बातें याद रख लेते हैं, ठीक। कुछ जीनों के नाम, जो अनाजों के सभी जीन, तो सबको पता है आपको अनाजों में सबसे पहले जो जीन है नोरिन जीन, नोरिन 10 वैरायटी, है ना। तो इस जीन किस में पाया जाता है, ये गेहूं में, ठीक। क्यों, ये क्या है इसका रिस्पॉन्सिबल है, ये ड्वार्फिंग के लिए, ठीक। किस लिए, बोनापन के लिए। बोनापन क्यों बनाया गया, क्योंकि पहले बड़े पौधे थे तो जल्दी गिर जाते थे, ठीक, इसलिए क्या किया गया कि ये जीन को इंसर्ट किया गया है, ठीक। ये जीन डाला गया, तब छोटे बोनापन होगा तो वही ज़्यादा उत्पादन अच्छी तरीके से देगा, आपको पता, ठीक। उसके बाद डीबू जीन, डीबू जीन होता है जो जीबू जीन, कंप्लीट लिखना, जी हिंदी में लिख रहे हैं, वो और जीन, ठीक। ये धान में, ये भी बोनापन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। किसके लिए, बोनापन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फर्स्ट जीन, सेकंड, थर्ड जीन आपको और याद रखना है इसमें से, ओपेक 2, ओपेक 2 ये मक्का में होता है, ठीक। इनके नाम आपको नोट करना है। ये प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए, लाइसिन रिच की मात्रा बढ़ाने के लिए, बढ़ाने को हम लोग तीर ऊपर करते हैं, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए होता है ये जीन, ठीक है। इनको याद रखना। चौथी बात आपको इसे और जीन याद रखना है, उजू जीन, उजू, ठीक। उजू जीन आपको पता है ये किसमें, जौ में, ये याद रखना है, ठीक। उजू जीन किसमें, जौ में। उसी प्रकार कुछ बातें और इसमें याद रखनी जीन, जैसे आपको कि टिप्ट 23 किससे रिलेटेड है, टिप्ट 23 ये मेल स्टाइल होता है ना, नर बंदरा के लिए जिम्मेदार होता है, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए हम लोग करते हैं संकर प्रजनन। तो टिप्ट 23 बाजरा से, ठीक। ये भी याद रखना आपको अच्छी तरह से। नंबर 6 ये बात इसलिए यहाँ पर लिख देना क्योंकि ये बातें आप लोग अच्छी तरीके से याद रखो। उसी प्रकार सी के साइड कंबाइंड काफिर साइड, ठीक, ये किससे होता है, ज्वार से संबंधित हो, ठीक, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। तो इतनी बातें याद रखना, ये एक ना एक आपके एग्जाम में पूछी जाएंगे, तो इसको सिस्टम से नोट कर लेना सब लोग। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो कि सर ये क्या होता है, ये कैसे होता है, तो ये पूरी बातें हम लोग अच्छे से बताएंगे, ठीक। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर नोट करना है ये बातें, ठीक। और बाकी इसको ऑफलाइन क्लास चलते हैं तो अच्छी तरह से समझाया जाता है, और इसमें बता दिया गया कि बस इसमें नाम आपके पूछे जाते हैं कि जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक। तो इसमें से इतनी बातें नोट कर लो, ठीक। ओके, गुड। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपके एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा डीप नहीं पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए इतना सिंपल सी चीज़ बताएं। अब देखो हमने जीन देख ले, सिस्टम सभी अनाजों, अब अनाजों में हम लोग देख लेते प्रोटीन, है ना। प्रोटीन कुछ देख लेते, कौन कौन सी प्रोटीन आप लोगों को याद रखने हैं। सिस्टम से हम लोग अनाजों में प्रोटीन, ठीक, प्रोटीन के नाम। तो जैसे प्रोटीन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओराइजीन, ओराइजीन, ओराइजा सटावे मतलब किस में होती है, धान में, नाम है प्रोटीन, ठीक। दूसरा आपको लिखना ओराइजीन के अलावा, ठीक, जीन आपको पता मक्का में होते हैं, ठीक, जीन। तीसरी बात आपको और याद रखनी है जीन के बाद, ओराइजीन जीन, ग्लूटीन,
किस में होती है? गेहूं में। ये प्रोटीन के नाम है, ये एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे जो, ठीक। और चौथी चीज और याद रखना, एल्बुमिनॉइड्स, एल्बुमिनॉइड्स ये भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। मिनॉइड्स लिख लेना, अच्छी तरीके से बोल रहे हैं, ठीक। ये किस में होती है? जौ में। इतनी बातें आपको याद रखना है। इनमें प्रोटीन में एक प्रोटीन सिंपल से पूछी जाती है आपके एग्जाम में, ठीक है। इनमें से कोई पूछ देगा तो आप अच्छे से आराम से कर दोगे, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से नोट करना। ये प्रोटीन के बाद हम लोग देखते हैं अनाज में और कुछ बातें। सबसे पहली बात ये देखते हैं कि आप लोगों ने कहीं भी ये सब पढ़ा होगा कि ये सब चीज़ें, तो एक साथ नहीं पढ़ते, तो एक साथ सब चीज़ नोट करते जाओ, ठीक है। नाउ थर्ड हम लोग चाहते प्रोटीन प्रतिशत किस में कितना होता है? प्रोटीन प्रतिशत, ठीक। तो प्रोटीन प्रतिशत में इस तरह से हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले 6.7% जो प्रोटीन होती है वो धान में होती है। धान के प्रोटीन का नाम आपको पता है, 6.7%, ठीक। इसके बाद आपको पता है 10% प्रोटीन जो होती है मक्का में, ठीक। किस में होती है? मक्का में। ये बात याद रखना, ठीक। 10%। 10 से 12% प्रोटीन किस में होती है? ठीक, आपको याद रखना ज्वार, ठीक, ज्वार, ठीक। 11 से 12 प्रोटीन किस में? बाजरा, ठीक। 12 आपको याद रखना, ये रेंज 12 में वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। इसके बाद अगेन 10 से 12, ठीक, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, ठीक। इस तरह से याद रख सकते हो, ठीक, गेहूँ में। इसके बाद हम लोग को और याद रखना है कि 6 से 7, 10, 10 से 12 इसके गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, बस इतने प्रोटीन आप लोग याद रख लोगे अच्छी तरीके से, ठीक है। इसमें से आपको याद रखना भूरा धान है, अगर भूरा धान इसमें प्रोटीन 7.9%, ठीक। ये याद रखना, भूरा धान आप लोग अच्छे से जानते हो किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन की मात्रा को आपको याद रखना, ठीक। इसके बाद आपको पता कि ये प्रोटीन के बाद आपको कुछ 21, 22, 23 वो तो हमने लेग्यूमिनेसी फैमिली में बता दिया, तो इनके प्रोटीन के नाम याद रखें, ठीक है। तो प्रोटीन परसेंटेज सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है? आपको पता सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो आप लोग बता सकते हो गेहूँ, है ना। सबसे कम प्रोटीन किस में होता है? तो धान सबसे कम, ठीक है। ये नंबर ये वेरिएशन होता रहता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग मक्का की प्रोटीन याद रखना आपको, ठीक। और मक्का में कितने % प्रोटीन पाई जाए, ठीक है, ओके। तो ये प्रोटीन हमने याद रख ली धान में। और देखो अब अनाजों में C3 पौधे हमने देख लिए, C4 पौधों के नाम देख लिए, शॉर्ट डे प्लांट देख लिया और लॉन्ग डे प्लांट देख लिया हमने, ठीक है। शॉर्ट डे, लॉन्ग डे कौन होते हैं? और C3, और इसके बाद हमने देखे प्रोटीन परसेंटेज देख लिया, ठीक है। प्रोटीन के बाद हमने जीन के नाम देख लिए, ठीक। अब सेपरेट करके हम लोग क्या करते हैं, किसी एक अनाज के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं और अनाज के बारे में पढ़ लेते हैं। चलो, तो नाउ हम स्टार्ट करते हैं अनाज में। एक कोई भी अनाज आप जो भी पढ़ना हो तो उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो चलिए, अनाज में सबसे पहले हम लोग आज पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ना आपको? मक्का के बारे में पढ़ लेते, ठीक है। मेज, ओके। मक्का को हम लोग बोलते हैं मेज, ठीक, अच्छे से पता, मेज बोलते हैं। तो मेज में सिंपल सी बात है, पहले इसको बोलते हैं कौन कौन से नामों से जाना जाता है इसका नाम, दूसरा नाम कौन कौन सा होता है? दूसरा नाम, ठीक। दूसरे नाम में आपको पता कि मक्का में सबसे पहले इसे वंडर, जादुई फसल बोलते हैं। जादुई फसल क्या बोलते हैं? ये याद रखना, वंडर क्रॉप्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। जादुई फसल क्यों बोलते हैं इसको? जादुई फसल क्योंकि वर्सटाइल क्रॉप्स है, इसलिए इसे वर्सटाइल क्रॉप्स बोलते हैं। बहुरूपता इसमें पास जाए, वर्सटाइल क्रॉप्स, बहुत सारी चीज़ें इससे बनाई जाती हैं, इसलिए इसे वर्सटाइल क्रॉप बोलते हैं, ठीक। ये बात याद। और क्या बोलते हैं इसको? और दूसरी बात, मक्का को हम लोग बोलते हैं अनाजों की रानी। अनाजों की रानी कहते हैं, क्वीन ऑफ सीरियल बोलते हैं। अनाजों की रानी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी उत्पादकता बढ़िया होती है, उत्पादकता सर्वाधिक होती है। ये बात याद है, सर्वाधिक सभी अनाजों में, सभी अनाजों की अपेक्षा, अनाजों की अपेक्षा उत्पादकता का मतलब प्रति हेक्टेयर में उत्पादन ज़्यादा होता है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं इसकी उत्पादकता सर्वाधिक, ठीक। ये दूसरे इसके नाम हम लोग जान लें। अब इसमें से कुछ बातें हम लोग और जान लेते हैं, जैसे आपको पता ही होगा कि ये बातें, इसका वंश क्या है और जाति क्या है, ठीक, और इसके कुल क्या है, ये सब चीज़ें आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। अगर बात करेंगे इसमें बेटा, सबसे पहले इसके देख लेते हैं वंश, जाति और कुल, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये तो सब लोग जानते होंगे, ठीक। मक्का, ठीक है। तो वंश आपको जानते हो कि जिया है, और जाति क्या है? मेज। कुल क्या है? ग्रेमनी।
ठीक। कुल क्या है बेटा? ग्रेमनी। ठीक। इसमें देखो कि जो जिया मेज है इसमें से आप लोग कह सकते हैं ये बॉटनिकल नेम है। ठीक। वंश और जाति मिलाकर हम लोग बॉटनिकल नेम बोलते हैं। ग्रेमनी। दूसरा नाम पोएसी। ठीक। इसी को पोएसी बोलते हैं, ये बातें याद रखना। ठीक है। अब इसमें से आपको प्रोटीन बताई दी कितनी होती है, तो आप अच्छी से पता है प्रोटीन कितनी होती है, तो बढ़िया आपको पता है कि 10% प्रोटीन का नाम आपको बता दिया हमने। ठीक। प्रोटीन कौन सी होती है बताओ? जीन प्रोटीन होती है। बहुत बढ़िया। ठीक। ये बातें सबको पता है। इसके बाद गुणसूत्र, गुणसूत्र कितने होते हैं? 2n बराबर डाइप्लॉइड अगर देखें 2n बराबर कितने होते हैं? 20 होते हैं। ठीक। n बराबर कितने होते हैं? 10 होते हैं। ये सबको पता ही होगा। ठीक। अगर पूछे इसके भ्रूणपोष में गुणसूत्र कितने होते हैं? भ्रूणपोष, तो आप सभी को पता है भ्रूणपोष 3n होता है। कैसा होता है? 3n होता है। तो n बराबर यहाँ पर 10 है, तो n और 3 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 3 तो कितना होता है? 30। ठीक। ओके। तो ये बात है आपको याद रखना। उसी प्रकार 2n बराबर इम्ब्रियो में कितने गुणसूत्र? 20। ये 2n बराबर होता है। ठीक है। भ्रूणपोष 3n होता है। ठीक। अब देखो हम लोग उत्पत्ति स्थान देखें तो उत्पत्ति स्थान इसके सबको पता है कि मैक्सिको होती है। सिंपल सी बात। कैसी कहाँ होती है? मैक्सिको। मैक्सिको कौन सी अमेरिका में पड़ता है? साउथ अमेरिका में। ये भी याद रखना पड़ेगा। ठीक। ये देख लिया हमने जनरल इसका वर्गीकरण देख लिया। ठीक है। तो इसमें से किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है। इतनी बातें आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लेना और ये पता ही होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। ठीक। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत हो मेज में तो मेज जिया मेज, ठीक है, इसके बारे में हमने देखा। अब हम लोग मेज की थोड़ा बॉटनी देख लेते हैं। क्या देखते हैं? बॉटनी के बारे में। ठीक। तो आपको पता है कि एग्रोनॉमी इतना आसान नहीं है जितना आप लोग समझते हो या पढ़ना पड़ता है। ठीक। बॉटनी पहले इसकी बात, इसका पूरा हर सब्जेक्ट से रिलेशन है कहीं ना कहीं। ठीक है। चलो, तो बॉटनी में हम लोग देखते हैं कि मान लो ये प्लांट है हमारे पास। ठीक। प्लांट की ये सबसे पहले ये रूट्स हैं। ठीक है। ये भाग दे देते, इसलिए रफली हम लोग बना रहे हैं ज़्यादा। ठीक है। डायग्राम ये देखो, ये प्लांट का ऊपर वाला पार्ट है। ठीक। इस प्लांट में देखते हैं ये लीफ है इसकी। ये जनरली हम लोग देख लेते हैं, इमेजिंग करते हैं कि ये मेज क्रॉप है। इस तरह से ये देखते हैं। ठीक। तो ये क्रॉप्स बने इमेज, तो और इसमें से ये देखो बड़ी बड़ी लीफ होती हैं। ठीक। इसमें आप लोग देख पा रहे हो कि जो ये मेज क्रॉप, इसमें कोई भी टिलर नहीं निकला है ना? टिलर नहीं निकला। इस तरह से ये मेज क्रॉप्स बन गई। तो केवल एक से, इसलिए आपको पता है कि मेज जो है वो नॉन टेलरिंग क्रॉप्स है ना? कैसी है? नॉन टिलर। टिलर नहीं निकला, एक बॉटनी को हमने देखा। ठीक। नॉन टिलर क्रॉप्स है ना? ओके। ये बात सबको पता चलेगी कि नॉन टिलर क्रॉप्स चलेंगे। देखो ये लीफ इसकी है। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि ये ऊपर वाला पार्ट होता है, यहाँ से यहाँ तक देखते हैं। ये जो पार्ट होता है ये सूट होता है। ठीक। और ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है? रूट। तो रूट सिस्टम और सूट सिस्टम दो चीज़ हो गई है ना? इसको दो भागों में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो चलो, इसमें से सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये नीचे वाले सबसे पहले ये इसकी रूट होती है। ठीक। ठीक। ये क्या है? इसका स्टेम होता है। ठीक। स्टेम में बेटा नोड और इंटर नोड होते हैं, जहाँ से लीफ निकलती है। देखो ये नोड इंटर नोड, और ये स्टेम है तो यहाँ से रूट निकलती है, जड़ें। ये देख लो जड़ें निकल रही हैं सबसे पहले, फर्स्ट इंटर नोड से जो निकलते हैं जड़ें। ठीक। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक इस तरह से संरचना पाई जाती है। ये देखो, ये रफली बना दे रहे हैं। ये देखो संरचना ये। तो ऊपर वाला जो पार्ट है इसे हम लोग बोलते हैं नर भाग। ठीक। और ये नीचे वाला पार्ट है इसे बोलते हैं हम लोग मादा भाग। ठीक। ये इसकी पत्तियां आपको बता दें, एक बीज पत्री, तो पत्तियां कैसे होंगी? समानांतर शिराविन्यास। ठीक। आपको अच्छे से पता है। ठीक। और जालिकावत शिराविन्यास किसमें होता है? द्विबीज पत्री में। ये आप फाइंड कर सकते हैं आराम से। ठीक। इसका तना है, ये तना में नोड इंटर नोड होते हैं, स्टेम जिसे बोलते हैं तना। हिंदी में लिख रहे हैं, किसी को दिक्कत है तो इंग्लिश दोनों में लिख देंगे, लीफ तना। ठीक है। ये रूट है। ये जो रूट होती हैं सबसे पहले अपर सरफेस ऑफ सॉइल। ठीक। जो रूट होते हैं और फर्स्ट इंटर नोड से जो रूट्स निकलते हैं इसे हम लोग बोलते हैं ब्रेस रूट। ब्रेस रूट इसी को बोलते हैं प्रॉप रूट। प्रॉप रूट कौन सी रूट? प्रॉप रूट। और इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं स्तंभ जड़ें करके कुछ बोलते हैं। ठीक। इस तरह से आपको, तो ब्रेस रूट प्रॉप रूट कैसे निकलते हैं? जो फर्स्ट हमारा जो नोड होता है उससे जो रूट निकलते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेस रूट और प्रॉप रूट। ठीक है। तो ये हमने इसकी भाग देख लिया। ये पत्ती हो गई, ये तना हो गया, ये पुष्प हो गया। ठीक है। ये सब भाग होते हैं, इतनी चीज़ें आप लोग देखें। अब इसको हम लोग अच्छी तरीके से देख लेते हैं यहाँ पर कि इसका जो बीज होता है, जो बीज कैसा होता है आपको पता है। एक बीज पत्री, इसकी बॉटनी के बारे में देखें। एक बीज पत्री बीज होता है। ठीक। मोनोकोटिलिडन होता है। ठीक है ना? कैसा होता है? मोनोकोटिलिडन। फल, अगर फल की बात करें तो आपको पता है कैसा होता है? कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस। ये सब बातें ये बॉटनी में हम लोग कंसीडर करेंगे, नोट कर लेना सब लोग ये बात है कि फल कैसा होता है? कैरियोप्सिस। ठीक। उसके बाद देखो तना जो होता है, तना में नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं। पर्व एवं पर्व संधियाँ।
पर्व एवं पर्व संधियां पाई जाती हैं, अच्छे से पता सबको है ना। जहाँ से पत्तियां निकलती हैं तो उसे पर्व बोलते हैं, दो पर्व के बीच की जगह को हम लोग पर्व संधियां बोलते हैं, ठीक है। तने पर पत्तियां जिस क्रम में अरेंजमेंट होती है, अरेंजमेंट ऑफ लीफ इन टू द स्टेम इज नोन एज फाइलोटेक्सी, आपको पता पर्ण विन्यास बोलते हैं। तने पर पत्तियों के लगने के क्रम को क्या बोलते हैं, पर्ण विन्यास बोलते हैं। सिरा विन्यास आपको अच्छे से पता है, ये सिरा नस है जैसे होती है, तो ये वाला पार्ट जो सिरा विन्यास होता है, पत्तियां जो क्रम में लगते हैं उसे क्या बोलते हैं, पर्ण विन्यास। आपको पता होना चाहिए बात, ये पूछा गया पिछली बार यूपी कैडेट में, जो यूजी वाले बच्चे हैं उनको ध्यान रखें, ठीक। इसके बाद ये देख लिया हमने तना, उसके बाद नर भाग, जो नर भाग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपको पता है टेसल, और टेसल के हटाने की क्रिया को आप लोग बोलते हैं डिटेसलिंग। जैसे डी लगा दे, डी सकरिंग, ठीक है, डिटेसलिंग है ना, डी इस तरह से लगा देते हैं। उसी बार मादा भाग को क्या बोलते हैं, मादा भाग को आपको पता अच्छी तरीके से सिल्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिल्क। इसमें सबसे पहले ऊपर देख रहे हैं ये नर भाग, नर भाग पहले मैच्योर हो जाता है, ठीक। नर भाग क्या होता है इसमें, पहले मैच्योर हो जाता है। तो नर और मादा दोनों एक ही पौधे में पाए गए हैं, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है कि नर और मादा भाग जब एक ही पौधे में होते हैं तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, उसी के आगे हमको लिखना है, उसी के आगे नीचे ये बातें लिख रही हैं यहाँ पर कि आपको पता है कि जब नर और मादा भाग दोनों, तो ये द्विलिंगी है, कैसा है, द्विलिंगी, ठीक। द्विलिंगी कहते हैं, द्विलिंगी क्यों कहते हैं इसको, ठीक, द्विलिंगी को क्योंकि नर इसे मोनोसियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोनोसियस। द्विलिंगी को मोनो माने तो एक होता है और दोनों एक पौधे में दोनों चीजें पाई जाती हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोसियस, ठीक। द्विलिंगी अब देखते हैं, ये आपको पता है कि C4 पौधा है, कैसा है, C4 पौधा है, ठीक। दिवस निष्प्रभावी पौधा है, दिवस डे न्यूट्रल प्लांट, ये सब बातें आप लोग अच्छी तरीके से नोट करेंगे। डे न्यूट्रल प्लांट है क्योंकि ऑल सीजन, बिकॉज ग्रोन इन ऑल सीजन, सभी ऋतु में इसको ग्रो करते हैं, सभी ऋतु में उगाते हैं, और ये फोटो इनसेंसिटिव होता है, उगाते हैं, ठीक। इसमें से किसी क्वेरी हो तो पूछना जरूर, ठीक, ये बातें नोट कर लेना। इसके बाद देखो द्विलिंगी होता है, ठीक। अब इसके बाद इसमें देखते हैं परागण कौन सा होता है, पॉलिनेशन। अगर परागण की बात करेंगे, ठीक, परागण इसमें कौन सा होता है, पर परागण होता है, पर परागण, ठीक। कौन सा परागण होता है, पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी अच्छी तरीके से। क्रॉस पॉलिनेशन क्यों होता है, जबकि नर और मादा भाग एक ही पौधे में पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी क्रॉस पॉलिनेशन इसलिए होता है क्योंकि एक इसमें अवस्था पाई जाती, नर भाग ऊपर जब मैच्योर हो जाता है, ठीक है। जब नर भाग पहले मैच्योर हो जाता है नर भाग पहले फीमेल से, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रोटेंड्री। पर परागण होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये बात आपको अच्छे से पता हो, क्योंकि प्रोटेंड्री क्या पाई जाती है, प्रोटेंड्री स्टेज पाई जाती है इसमें, प्रोटेंड्री अवस्था। प्रोटेंड्री का मतलब सब लोग अच्छी तरीके से नोट कर लेना कि इसमें नर भाग पहले परिपक्व हो जाता है मादा भाग के परिपक्व होने से पहले, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटेंड्री अवस्था बोलते हैं ना, अच्छी तरह। इसलिए अच्छा, और प्रोटोगाइनी अवस्था किसमें पाई जाती है, तो प्रोटोगाइनी अवस्था आपको अच्छे से पता बाजरा में पाई जाती है, ठीक है। तो प्रोटेंड्री, प्रोटोगाइनी, ये सब जो चीजें होती हैं, अगर आपने सुना होगा ये सब चीजें, देखो प्रोटेंड्री से हम लोग बोलते हैं डाइकोगेमी। डाइकोगेमी का मतलब ये होता है कि मेल एंड फीमेल जो पार्ट होते हैं वो डिफरेंट समय में मैच्योर होते हैं, डिफरेंट मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन डिफरेंट टाइप इज नोन एज डाइकोगेमी। अच्छे से याद रखना, ये कान खोल के सुन लो, ठीक है। वैसे बोलते हैं भिन्न काल पक्ता। उसी बात देखो, एक चीज होती है होमोगेमी। होमोगेमी का मतलब क्या होता है, जब एक समय में दोनों मैच्योर होते हैं तो उस वहाँ पर स्वपरागण होने के चांस ज्यादा रहते हैं, लेकिन डाइकोगेमी पर परागण। डाइकोगेमी में आप लोग पता, अगर मेल पहले होगा तो प्रोटेंड्री, और प्रोटोगाइनी फीमेल पहले मैच्योर होगा, समझ में, मादा भाग पहले मैच्योर होगा तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटोगाइनी, ठीक है, ओके गुड। इसके बाद डाइकोगेमी, क्लिस्टोगेमी, ठीक, क्लिस्टोगेमी आपको पता है, कैजमोगेमी, ये सब चीज अच्छी तरीके से जानना है। क्लिस्टोगेमी हो गया, कैजमोगेमी, चेलेजोगेमी है ना, और होमोगेमी, ठीक है। तो ये याद रखना, हार्कोगेमी, ठीक, ये सब चीजें ये होती हैं। अब एक वीडियो में उनको अच्छी तरह से बताएंगे, जब बॉटनी वाला लेक्चर हम लोग लेंगे तब वहाँ पर बताएंगे। फिलहाल इतनी बातें आपको याद होना चाहिए कि कौन सा पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ओके गुड। तो दोस्तों आपको अच्छे से पता कि ये सब चीज़ों को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि यहाँ से छोड़े, सब एक एक करके मक्के के बारे में जान ले रहे हैं हर चीज़, ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो, है ना, ओके। जो बच्चे यूपी कैडेट वाले हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं वो ध्यान से ये वीडियो जरूर देखें और शेयर कर दें सब जगह से, हर जगह, ताकि बच्चे ये देख सके, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके इस वीडियो के माध्यम से, और नोट भी करते जाएं, ठीक है। काफ़ी चीज़ें तो देखो, काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने इसमें पढ़ ली। तो देखो हमने देखा है कि ये बॉटनी है इसकी, मतलब पूरे प्लांट के बारे में देखा। तो प्लांट के बारे में हमने सबसे पहले रूट वाला भाग देखा, शूट वाला भाग देखा, ठीक है।
तो आप लोग को पता है कि ये नॉन टिलर है ना, इसमें कल्ले नहीं निकलते। दूसरी बात, ये एक बीज पत्री होता है, इसके फल का प्रकार कैरियोप्सिस होता है। तना क्या होता है? पर्व। तने में पर्व एवं पर्व संधियां पाई जाती हैं और नर भाग को टेसल बोलते हैं, ठीक। मादा भाग को सिल्क बोलते हैं। ये द्विलिंगी है, ठीक। ये आता प्लांट C4 पौधा, दिवस निर्भर पौधा, डे न्यूट्रल प्लांट है, ठीक। बिकॉज इट ग्रोन ऑल सीजन, फोटो इंस्टेंसिव प्लांट होता है, ठीक। क्रॉस पॉलिनेशन होता है और इसके बाद इसमें प्रोटैन डी अवस्था पाई जाती है, इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ओके, गॉट इट, गुड। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं आगे। आपको पता है कि जितने भी सीरियल इनका खाए जाने वाला भाग एंडोस्पर्म होता है, भ्रूण पोष। तो इसका खाया जाने वाला भाग क्या होगा? भ्रूण पोष, ठीक। ना कि भ्रूण हो क्या होगा? भ्रूण पोष। आपको टिक करना अच्छी तरीके से। भ्रूण पोष को हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म, है ना। और एंडोस्पर्म अभी पता है आपको 3N होता है, ठीक, गुड। तो इतनी बातें सबको पता होगी। जो नर भाग होता है, एंथर होता है, नर भाग में लगभग इसमें जो पोलन ग्रेन होते हैं वो मिलियन 30 से 60 मिलियन तक पोलन ग्रेन होते हैं नर भाग में, ठीक है। समझ गए? नर भाग को हटाना क्या कहते हैं? डिटेचली। ओके, तो ये सब चीजें हमने पढ़ ली इसकी बॉटनी के बारे में। अब नेक्स्ट और आगे हम लोग इसमें देखते हैं मक्के के बारे में। तो अब एग्जाम में एक आया था जो कि ब्रेस रूट किसे कहते हैं? ब्रेस रूट किसे कहते हैं? ऑप्शन इस तरह रहता है। तो आपको पता है कि मृदा के ऊपर रहता है ना, मृदा सतह से ऊपर होती है ब्रेस रूट, अच्छी तरीके से ऐसे ऑप्शन, मृदा सतह से ऊपर, ठीक। लेकिन फर्स्ट नोड से निकलती हैं, लेकिन फर्स्ट नोड से नहीं, उसमें लिखा था फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, लोअर नोड, इस तरह से लिखा रहता है। फर्स्ट पर्व संधि से, पहली पर्व संधि से निकलते, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रेस रूट, प्रॉप रूट। तो बच्चों अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा ये देख के। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से ये चीजें सब समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और बैच चल रहे हैं अच्छी तरीके से, आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ लो। जो बिहार वाले बच्चे हैं वो ज्यादा परेशान रहते हैं, तो आप लोगों का बढ़िया तरीके से स्पेशली बैच चलाया गया सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में। तो आप लोग सब ज्वाइन कर लीजिए और आराम से अच्छी तरीके से पढ़िए और सिलेक्शन पाइए और एंजॉय करिए, ठीक। ओके, चलो, तो ये हमने बता दिया आपको बॉटनी के बारे में। तो ये चीजें सबको समझे, इसको रिलेशन। अब देखो और कुछ बातें हम लोग मेज में देखते हैं। चलो, मक्का में और कुछ बातें, ये सब नोट कर लेना आप लोग बढ़िया तरीके से। देखो, मक्का में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहला AICRP जो बनाया गया था, AICRP इसी क्रॉप पे बना था। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, वो किस पे बना था? मक्का पे। ये फैक्ट होते हैं कुछ। मक्का बना थे 1957 में बना था, ठीक। कहाँ पर? नई दिल्ली में। उसी प्रकार अगर आपसे पूछे पहला NRC किस क्रॉप से बना था? आपको पता है ग्राउंड नट पे, मूंगफली पे, ठीक। ये भी याद रखना, ग्राउंड नट गुजरात में, जूनागढ़ में, ठीक है। ये कहाँ पर? नई दिल्ली में, ठीक। ये बातें याद रखनी अच्छी, ठीक। ओके, तो जो मक्का का जो हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है, उत्पादन, अगर उत्पादन देखा जाए मक्का का कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा? तो अमेरिका। कहाँ पर? अमेरिका में होता है, ठीक है। अच्छी तरीके से पता है, ठीक। भारत में कहाँ होता है? ठीक, भारत में कहाँ पर होता है? तो भारत में आज को पता है कर्नाटक। कर्नाटक, क्या? कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन है। डाटा चेंज हो, आप लोग नया डाटा अपडेट हो तो कर्नाटक है मेरे ख्याल से, आप लोग देख। भारत का जो मक्का के उत्पादन में और क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो 6वां स्थान है। ये चीजें याद रखना। कौन सा स्थान है? 6वां स्थान है, ठीक है। ये उत्पादन इसमें देखा गया, ठीक है। उत्पादकता, उत्पादन केवल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक। इन बातों को नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। चलो, तो और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और चीजें देख लेते हैं मक्का के बारे में। चलो, इसको हटा देते हैं हम, इसको नोट कर लेना। और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखते रहना बेटे। कोई क्वेरी तो आप लोग पूछ देना। किस में से काफ़ी इस बच्चे पूछते, सब जो हिंदी ज़्यादा बता देते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश में भी बोल देते हैं, तो आप लोग क्वेरी हम लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ की, ठीक। तो चलो, अब हम देखते हैं मक्का की बीज दर के बारे में थोड़ा सा, ठीक। आपको अच्छे से पता है कि मक्का जो है संकर भी होता है, ठीक, और संकुल होता है, ठीक। संकल और संकुल, इसके बाद देसी, ठीक। ये तीन, तो ये तीनों चीज़ों के बारे में। संकर की जो बीज दर होती है आपको पता है, हाइब्रिड के 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक। कितने किलोग्राम? 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है। उसके बाद जो संकुल की बीज दर होती है 18 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। कितनी होती है? 18। और इसकी जो बीज दर होती है देसी की 12 से 18, किसी में 15 से 18 होगी, किसी में 12 से 18, तो ये बीज दर होती है, ठीक। आपको पता है संकर प्रजाति में सबसे पहले जो प्रजाति निकली थी वो कौन सी थी? गंगा वन, ठीक। ये याद, अच्छी तरीके से याद रखना, गंगा वन प्रजाति, ठीक। दूसरी बात, संकुल प्रजाति में आपको कुछ याद रखने हैं, जैसे विजय है ना, विकास, जवाहर, ये प्रजाति इसकी, किसान,
ठीक है, अंबर, ठीक, ये याद रखना बेटा। विकास, विकास प्रजाति कैसी है, तो आपको याद रखना है क्या, कैसी प्रजाति है, तो आप लोग याद रखेंगे कि संकुल प्रजाति है। ओके, तो आज हम लोग यहाँ तक इतना करते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी के आगे पढ़ेंगे अनाज के बारे में अच्छी तरीके से। किसी को कोई दिक्कत हो तो जल्दी से आप लोग डाउट क्लियर कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी बच्चे हैं उनका फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो देखते हो, लाइक करते हो और शेयर करते हो। इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद, थैंक यू अगेन।